Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do third part of Unit 6, Block 2, MPCE 046, that is MAPC second year students who have opted for Applied Positive Psychology. This video is for you guys. So आज का जो टॉपिक है वो है पॉजिटिव इमोशंस एंड वेलबींग। हमारा पॉजिटिव होना हमारी हेल्थ को अच्छा करता है, हमारी वेलबींग को एनहांस कर देता है। आपको क्या लगता है? वैसे अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक, यस, पॉजिटिव इमोशंस जो होते हैं वो पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ते हैं हमारी फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए। फिजिकल मतलब हमारी बॉडीली वेलबींग एंड साइकोलॉजिकल मतलब हमारी मेंटल वेलबींग। सो हमारी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए पॉजिटिव इमोशंस बेनिफिशियल होते हैं। ये हम अगर पॉजिटिव इमोशंस रखते हैं तो ये हमें बहुत सारे चीज़ों को अचीव करने में हेल्प कर देता है। हमारी ऑप्टिमल वेलबींग को अचीव करने में हेल्प करता है। ऑप्टिमल वेलबींग मतलब मैक्सिमम टू योर लेवल, आपके लेवल तक जो सबसे बेस्ट होगा फिजिकल एंड मेंटल लेवल, उसको अचीव करने में ये हेल्प करेगा। और आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको भी बिल्डअप करने में हेल्प करता है। इसका भी डिटेल में आगे हम समझेंगे इस टॉपिक पे। सो ये जो रिसोर्सेज हैं जिनके बारे में यहाँ वर्ड आया वेरियस रिसोर्सेज, वो क्या रिसोर्सेज हैं? उसका रिसोर्सेज, इस टर्म रिसोर्सेज का मतलब है फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल। ये तीनों रिसोर्सेज, इन तीनों रिसोर्सेज को इम्प्रूव करता है जब आप पॉजिटिव इमोशन से भरे हुए होते हैं। और ये एंडियरिंग भी होता है, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। जब आपकी हेल्थ अच्छी है, आप मेंटली फिट हैं, तो ये लॉन्ग लास्टिंग अफेयर है। आपका सोशल रिलेशनशिप जो है वो भी लॉन्ग लास्टिंग अफेयर है। सो बेसिकली ये तीनों चीज़ें स्ट्रेंथन हो जाती है जब आपके पास पॉजिटिव इमोशंस होते हैं। और अगर ये तीनों स्ट्रांग है तो क्या होगा? इंडिविजुअल की वेलबींग इम्प्रूव हो जाती है। सो पॉजिटिव इमोशंस जो होते हैं बेसिकली ये एसोसिएटेड होते हैं दोनों बॉडी से भी और माइंड से भी। और वो भी दोनों में जब फ़र्क ये एसोसिएटेड होते हैं तो पॉजिटिव वे में एसोसिएटेड होते हैं। तो पॉजिटिव इमोशन लीड्स टू पॉजिटिव बॉडी एंड माइंड। नेगेटिव इमोशन से क्या होता है? नेगेटिव एंड अनहेल्दी साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग हो जाती है, बॉडीली फंक्शनिंग भी ख़राब हो जाती है, फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग भी ख़राब हो जाती है। आपने देखा होगा जब आप सैड होते हैं तो बीमार भी फील करने लगते हैं। और जो लोग बहुत लंबे टाइम तक स्ट्रेस्ड रहते हैं तो उनके इम्यून सिस्टम पर भी फ़र्क पड़ने लगता है और उनकी फिजिकल इम्यूनिटी रिड्यूस हो गई होती है। ऐसा स्टडी रिसर्चेस में भी हुआ है एंड इट इज़ अ फैक्ट। सो इन्फ्लुएंस ऑफ पॉजिटिव इमोशंस ऑन आवर वेलबींग के बारे में अगर बात करें, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ पॉजिटिव इमोशंस ऑन आवर वेल बीइंग, जो प्रोबेबली आ सकता है इन फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल रिसोर्सेज। क्या क्या है अगर ऐसा पूछा जाए? सो आपको क्या लिखना है इसके मतलब हमारी जो वेलबींग है इसको 3 सब सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है। फिजिकल रिसोर्सेज, साइकोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड सोशल रिसोर्सेज। एंड कैसे पॉजिटिव इमोशंस इन तीनों पर इम्पैक्ट डालती है वो भी बताया गया है। तो फिजिकल रिसोर्स के बारे में हम पहले समझेंगे। फिजिकल रिसोर्स मतलब कि हमारी इम्यूनिटी, हमारी हेल्थ, फिजियोलॉजिकल जो फंक्शनिंग है उसके बारे में बात की जा रही है। तो अगर पॉजिटिव जो हमारे फिजिकल रिसोर्सेज हैं वो सही है, और या फिर अगर वो सही नहीं है और आप पॉजिटिव हैं तो वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे सही होने लग जाते हैं। और अगर वो सही हैं तो वो आपकी मेंटल हेल्थ पे भी, मतलब वाइस वर्सा होता है। आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपका मेंटल हेल्थ भी अच्छी होती है, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है तो आपकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होती है। तो अभी फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव इमोशंस का इम्पैक्ट क्या होता है हमारे फिजिकल रिसोर्सेज पे। फिजिकल रिसोर्सेज में हमारा क्या आ रहा है? हमारा इम्यूनिटी आ रहा है, हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग आती है, जैसे कि कुछ पैरामीटर्स हैं। कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी मतलब ब्लड वेसल्स में जो एक्टिविटी होती है हार्ट एंड ब्लड वेसल में, ब्लड प्रेशर एंड डाइजेशन, इन ये सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ता है अगर हम इमोशनली वीक हैं तो। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी ये एक डिपार्टमेंट है, ये एक फील्ड है जो जिसने हाईलाइट किया था माइंड बॉडी रिलेशनशिप के बारे में। और उन्होंने बताया था कि कैसे माइंड एंड बॉडी आपस में इंटरेक्ट करते हैं एंड हमारे बॉडी के पूरे डायनामिक्स को इन्फ्लुएंस कर देते हैं। जैसे कि इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि अगर
आप फिज़िकली हेल्दी नहीं हैं और किसी डिज़ीज़ से सफ़र कर रहे हैं, सो आपको नेगेटिव इमोशंस आते हैं। जनरली जो बीमार रहते हैं अक्सर, वो उनके अंदर नेगेटिव इमोशंस ज़्यादा आते हैं। और वो नेगेटिव इमोशंस क्या हो सकते हैं? एंगर हो सकता है, रिसेंटमेंट हो सकता है, वरी हो सकती है, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, कुछ नहीं कर पाने का फ्रस्ट्रेशन, या नहीं चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं उसका फ्रस्ट्रेशन, ये भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो जब हम फिज़िकल गुड हेल्थ में हैं, जैसे मैंने पहले भी जब ये पैराग्राफ मैंने शुरू किया था तब मैंने आपको बताया भी था कि हमारी हेल्थ और हमारे इमोशन दोनों कनेक्टेड हैं। अगर आप अच्छे हैं, हेल्दी हैं, तो आपके इमोशंस भी पॉजिटिव रहते हैं। अगर आप हेल्थ ख़राब है तो इमोशंस भी ख़राब हो जाते हैं। तो वही बात ये लोग कह रहे हैं कि जब आप गुड फिज़िकल हेल्थ कंडीशन में होते हैं तो आपके बहुत सारे पॉजिटिव इमोशंस होते हैं। आप कंटेंट फ़ील करते हैं, आप इंटरेस्टेड होते हैं एक्टिविटी करने में, आप हैप्पी फ़ील करते हैं। एंड अगेन कभी-कभी क्या होता है कि जब हमें फ़िज़िकल पेन महसूस होता है, तो वो अगर आप पॉजिटिव फ़ील कर रहे हैं ना, तो वो उसका जो परसीव्ड पेन है वो रिड्यूस हो जाता है। आपके अंदर जो बीमारी के सिम्पटम्स हैं वो कम आते हैं। आप बेटर हेल्थ में पहुंच जाते हैं जल्दी। तो पॉजिटिव इमोशंस इन चीज़ों पे भी इम्पैक्ट करता है। हमारे फिजिकल रिसोर्सेज को बढ़ा देता है। फिजिकल रिसोर्सेज मतलब कि क्या? हमारी इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव कर देता है, हमारे ब्रेन हेल्थ को अच्छा कर देता है, हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को। ये सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं अगर हम पॉजिटिव रहते हैं। और अगर ये चीज़ें अच्छी हैं तो क्या होगा? हमारी हेल्दी फंक्शनिंग होगी, हमारी मेंटल वेलबींग अच्छी रहेगी। नाउ ये तो था फर्स्ट रिसोर्स, जिसके बारे में इन्फ्लुएंस ऑफ पॉजिटिव इमोशन ऑन आवर वेलबींग में जो मेनली 3 पार्ट्स थे, फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल। तो हमने फिजिकल अभी समझा, अब हम साइकोलॉजिकल समझेंगे कि हमारी मेंटल हेल्थ पे पॉजिटिव इमोशंस का क्या फ़र्क पड़ता है और साइकोलॉजिकल रिसोर्सेज में क्या-क्या चीज़ें आती हैं। सो साइकोलॉजिकल रिसोर्सेज का मतलब होता है हम मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग हैं, हम कितने ज़्यादा अपने दिमाग को काबू में कर पाते हैं। सो बेसिकली साइकोलॉजिकल रिसोर्सेज में हमारी कोपिंग स्ट्रेटजीज़ आती हैं, हमारी एडेप्टिव रिस्पॉन्सेज आते हैं किसी पर्टिकुलर स्ट्रेस या चैलेंजेस जो हमारी लाइफ में आते हैं उसको लेकर। तो जब साइकोलॉजिकल रिसोर्स का बात करते हैं तो आपके दिमाग में 2 चीज़ें क्लिक हो जानी चाहिए। नंबर 1, कोपिंग स्ट्रेटजी, आप किसी सिचुएशन से कैसे कोप करते हैं। एंड दूसरा, आपकी लाइफ में आने वाले चैलेंजेस एंड स्ट्रेसेस जो हैं उसमें आप अडेप्ट कैसे करते हैं अपने आप को, आपके अडेप्टिव रेस्पॉन्सेज क्या होते हैं। सो ये हमारा साइकोलॉजिकल रिसोर्स बनता है। तो पॉजिटिव इमोशंस जब होते हैं तो हम मोर रिजिलियंट होते हैं, हम हार कर भी जीतने की कोशिश करते हैं। हम अगर कुछ नुकसान होता है तो हमें मालूम होता है कि हमें उससे फ़ायदा कैसे उठाना है, उस चीज़ से ओवरकम कैसे करना है। रेज़िलियंस का मतलब ये नहीं होता कि कभी हारना ही नहीं है। रेज़िलियंस का मतलब होता है आप हार के जीतते कैसे हैं। हार के जीतने वाले को क्या कहते हैं? बाज़ीगर। सो इम्प्रूव्ड कोपिंग अगर होती है हमारी, तो हम बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस को बीट कर पाते हैं और अपने स्ट्रेसफुल सिचुएशंस से कोप अप करने के लिए और स्ट्रॉन्गर फील करने लगते हैं। सो बेसिकली जैसे पहले भी हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव इमोशंस अगर होते हैं तो एक अगर नेगेटिव इमोशन है तो उसका 3 गुना ज़्यादा हमारे अंदर पॉजिटिव इमोशन होना चाहिए, तब जाके हम नेगेटिव इमोशन को बीट कर पाते हैं। सो वो तो रॉन्ग थी थ्योरी, बट देन हाँ, ज़रूरी है होता है कि हमें पॉजिटिव बहुत ज़्यादा होना पड़ता है, बट ऑन अ बैलेंस्ड वे। सो जो पॉजिटिव हमारा आउटलुक है, हमारा जो एटीट्यूड है किसी भी पर्सन का, वो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट कर देता है। क्योंकि जब आप पॉजिटिव होते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। यू फील क्रिएटिवली, आप क्रिएटिव वे में सोचते हैं, आपके परसेप्शंस दूसरे तरह के होते हैं। सो अगर 2 टाइप्स ऑफ कोपिंग की इन्होंने यहाँ पे बात की है। एक है प्रॉब्लम फ़ोकस्ड कोपिंग एंड दूसरा है इमोशन फ़ोकस्ड कोपिंग। अब ये 2 तरह की जो कोपिंग के बारे में बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम फ़ोकस्ड एंड इमोशन फ़ोकस्ड, इसको वन बाय वन हम समझेंगे। प्रॉब्लम फ़ोकस्ड कोपिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं, हमारा जो प्रॉब्लम का सोर्स है उसको हम मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं इसको रीड करूँ तो इन्होंने बोला प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग एड्रेसेस द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम इटसेल्फ बाय मॉडिफाइंग और मूविंग एस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉब्लम। कहाँ कौन कौन से एस्पेक्ट है जहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, उन एस्पेक्ट्स को या तो हम रिमूव कर देते हैं या फिर हम उसको मॉडिफाई करते हैं। जैसे कि आप या तो सपोर्ट के लिए हम किसी से हेल्प मांगते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आप किसी से सपोर्ट लेते हैं, या फिर अपना वो
शेड्यूल चेंज कर लेते, जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, ट्रैफिक जैम में आपको परेशानी होती है, आपको मज़ा नहीं आता, आपको लगता है हे भगवान कहाँ फंस गए, तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली आप अपना शेड्यूल चेंज करेंगे, या तो आप ट्रैफिक जैम से बचने के लिए थोड़ा जल्दी निकलेंगे घर से, या फिर आप कोई और रूट ऑप्ट करेंगे, है ना? तो इसमें क्या हो रहा है, प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग, आप प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं और प्रॉब्लम की जड़ को ढूंढ कर उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दूसरा है इमोशन फोकस्ड कोपिंग, जो डील करती है हमारे इमोशंस को जो उस स्ट्रेस से एसोसिएटेड है। जैसे कि हमारे अंदर जो नेगेटिव इमोशंस आए हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को अवॉइड सिचुएशन की वजह से, तो हम उस नेगेटिव इमोशन को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। हम किसी और डिस्ट्रैक्शंस में लग जाते हैं, किसी और ऐसी एक्टिविटी में लग जाते हैं जिसको हम एंजॉय करते हैं। जैसे आप सपोज ट्रैफिक जैम में फंसे हैं और आपको पता है कि आपका दिल डूबता है वहाँ बैठ के ऐसे, तो आप क्या करेंगे? आप ऐसी कोई एक्टिविटी को चूज़ कर लेंगे जिसमें आपका मन लग जाता है, मे बी मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग और लिसनिंग टू म्यूज़िक और प्लेइंग सम गेम लाइक दैट। वो चीज़ें आप कर सकते हैं, या कोई इंस्ट्रूमेंट लेके जा सकते हैं जो आप बैठे बैठे प्ले कर सकते हैं। ऐसी कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं जहाँ पे जो सिटिंग जॉब है वहाँ बैठ के, या अपना डेली रूटीन टू डू लिस्ट बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं उस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए। तो एक दो तरह की सिचुएशन होगी, एक प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग है और एक इमोशन फोकस्ड। सो एक में हमने अपने इमोशन को ओवर पावर करने की कोशिश की है और एक में हमने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की है। और अगर हम दोनों को एक साथ इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम दोनों दोनों तरीके से अचीव कर सकते हैं अपने टारगेट को। नाउ पॉजिटिव इमोशंस जो हैं ये प्रोएक्टिव कोपिंग से भी रिलेटेड होते हैं, जहाँ पे जो इंसान है वो प्रिवेंटिव अप्रोच यूज़ करता है अपनी सिचुएशन से डील करने के लिए, सो दैट उस सिचुएशन को पहले ही डील कर लेता है, सो दैट एंड टाइम पे वो स्ट्रेस इतना ना बढ़ जाए, प्रॉब्लम इतनी ना बढ़ जाए कि वो आपको स्ट्रेस दे दे। तो यानी कि इससे पहले की प्रोएक्टिव मतलब पहले से एडवांस में स्मार्ट बने रहना। तो पहले से ही आपको पता है कि ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, तो बेटर उस प्रॉब्लम का वेट करने से अच्छा पहले से ही उसका सोल्यूशन शुरू कर दिया जाए, है ना? जैसे कि एग्ज़ाम में इन्होंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे कि एग्ज़ाम में अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आप ये नहीं सोचेंगे कि एग्ज़ाम के दिन ही पढ़ाई कर लेंगे और एग्ज़ाम दे के आ जाएँगे। आपको साल भर मेहनत करनी पड़ेगी। आप रेगुलरली पढ़ते रहेंगे तो आप एग्ज़ाम में अच्छा परफ़ॉर्म कर सकेंगे। सिमिलरली अगर आपको हेल्थ प्रॉब्लम है और या वेट गेन की समस्या है, तो आपको रोज़ थोड़ा एक्सरसाइज करते रहना पड़ेगा, सो दैट लास्ट मोमेंट में आप अचानक से बहुत सारा वेट गेन ना कर लें और फिर आपको डॉक्टर की एडवाइस देने पर ही आप जा सकें। ऐसा ही कुछ इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है। सो जनरली जो इफ़ेक्टिव कोपिंग स्ट्रेटजीज़ अगर हमारे पास हैं और हम इनको सही से यूज़ करते हैं अपने रिसोर्सेज को, सो हम आराम से इन चीज़ों से कोप कर सकते हैं। तो ये कौन क्रिएट करता है ये पॉजिटिव कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ एंड ऑल? ये हमारा पॉजिटिव इमोशंस क्रिएट करता है। ये हमें हेल्प करता है कि हम रिज़िलिएंट बने रहें, हम ऑप्टिमिस्टिक रहें। नाउ थर्ड रिसोर्स जो है वो है सोशल रिसोर्स। सोशल रिसोर्स क्या है? सोशल रिसोर्स है जो हमारे आसपास के लोग हैं जिनके साथ हम अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, जैसे कि हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे सिग्निफिकेंट जो और लोग हैं, मे बी नेबर्स में कुछ फ्रेंड्स होते हैं हमारे जिनसे हम मिलना पसंद करते हैं। सो या हमारी कम्युनिटी गैदरिंग्स जो होती हैं उसमें जो लोग होते हैं, तो जो हम लोगों के साथ मिलते जुलते हैं तो मिलने जुलने से ही हमें बहुत सारी चीज़ों के सोल्यूशंस पता चल जाते हैं, आपस में बात करने से पता चल जाता है। सो और ये भी है कि जब हम लोगों के बीच में बैठते उठते हैं तो हमें एक्सेप्टेंस की फीलिंग आती है, हमें वांटेड वाली फीलिंग आती है कि हाँ, हमें कोई एक्सेप्ट करता है, कोई हमारे साथ रहना चाहता है, कोई हमें देखना चाहता है। सो ये वाली जो फीलिंग्स आती हैं ये गुड फीलिंग्स होती हैं और ये कॉन्फिडेंस दिलाती हैं किसी भी इंडिविजुअल के अंदर कि वो आगे अचीव कर सके अपने लाइफ के गोल्स को। और हमारे रिसोर्सेज भी बिल्डअप होते हैं, हमारी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं और ये हमारे वेलबींग में भी कंट्रीब्यूशन करते हैं। नाउ इन्होंने बॉम गार्डनर एंड क्रोथर्स ने एक चीज़ स्टेट की थी, इसको भी मैं बताऊं। इन्होंने बताया था द आयरनी ऑफ रिलेशनशिप इज़ दैट दे कंट्रीब्यूट मोस्ट ऑफ आवर एंडेयरिंग हैप्पीनेस एंड जॉय बट ऑल्सो आवर डिस्ट्रेस एंड मिजरी। जितना हम अपने रिलेशनशिप्स में डिपेंडेंट होके अच्छा फील करते हैं, उतना ही उन रिलेशनशिप्स को खो जाने से, उनके उन रिलेशनशिप के कहीं चले जाने से हम डिस्ट्रेस्ड और मिजरी में भी आ जाते हैं। मतलब जितने हम खुश होते हैं रिश्तों में, हम रिश्ते टूटने से उतने ही दुखी भी हो जाते हैं। सो ऐसा इन्होंने कहा है। सो हमारी जो रिलेशनशिप्स हैं हमारे ये सोशल रिसोर्स के अंदर ही आती हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
जो हमारी हेल्थ को, ओवरऑल हेल्थ को और हमारी वेलबींग को स्ट्रेंथन भी कर सकते हैं एंड वीक भी कर सकते हैं। अगर आपकी लोगों के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है तो आप स्ट्रांग फील करते हैं। और अगर नेगेटिव इमोशन आप उनसे शेयर करते हैं तो वो आपको कमज़ोर बना देती हैं, वो आपको आधा कर देती हैं। तो जो पॉजिटिव इमोशंस हैं ये हम हमारे प्रीशियस रिसोर्सेज क्रिएट करने में हेल्प करती हैं। तो आप अपना ये जो हमारे रिसोर्सेज हैं, सोशल रिसोर्सेज, इनको स्ट्रेंथन करने में हेल्प करते हैं पॉजिटिव इमोशंस, और हमें स्ट्रेस और चैलेंजेस से कोप करने में भी हेल्प करते हैं। एक बफरिंग हाइपोथेसिस करके एक हाइपोथेसिस है। तो बफरिंग हाइपोथेसिस क्या बोलती है? बफरिंग हाइपोथेसिस कहती है जो सोशल सपोर्ट और रिलेशनशिप्स हैं ये हमें बफर प्रोवाइड करती है। बफर मतलब ये हमारे नेगेटिव इमोशंस को रिड्यूस करती है। मतलब जो स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंसेस हम करते हैं उसकी वजह से जो नेगेटिव इमोशन हमारे अंदर आ जाते हैं, सो हम उस जर्नी से आसानी से निकल पाते हैं, ऑल बिकॉज ऑफ पॉजिटिव इमोशंस। सो ये जो हमारे रिश्ते हैं वो हमें उसमें स्ट्रॉन्ग करके रखती हैं, जिसमें हम कमज़ोर ना पड़ जाएं। तो पॉजिटिव इमोशंस जो हैं ये कंट्रीब्यूट करती है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को, एंड पॉजिटिव इमोशंस को भी क्रिएट करती है। और इससे हमें क्या फ़ील आती है? सेंस ऑफ केयर समझ में आता है हमें, हमें बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आती है, और ये हमारी हेल्थ पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ जाती है। नाउ लास्ट पैराग्राफ आज के वीडियो का है। अगर हमारी मेंटल हेल्थ मसल्स को हमें बिल्डअप करना है तो हमें अपने रिसोर्सेज को डेवलप करना पड़ेगा, और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हमें क्रिएट करनी पड़ेंगी खुद से कि हम पॉजिटिव इमोशंस को एक्सपीरियंस करें। जितने भी हमारे लाइफ के एस्पेक्ट है वो सिग्निफिकेंटली तभी हेल्प करते हैं हमें जब हम पॉजिटिव इमोशंस के साथ उनको डील करते हैं, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं। सो अब ये जो हमारी हैप्पीनेस है, और जो हमारी सब्जेक्टिव वेलबींग, सब्जेक्टिव मतलब एक इंडिविजुअल वेलबींग जो है, और जो हम सक्सेस अचीव करते हैं, वो सारी चीज़ें हमारी हेल्थ को प्रमोट करती हैं। हम फ्लरिश होते हैं, और ह्यूमन फंक्शनिंग का ऑप्टिमल वे में यूटिलाइज कर सकते हैं उसको। ऐसा आइसन एंड केस ने कहा था कि जितने भी हमारे लाइफ के एस्पेक्ट हैं उसमें हम अच्छा फ़ील करने लगते हैं। हमारी ओवरऑल जर्नी जो लाइफ की है वो बहुत पॉजिटिव हो जाती है अगर हम पॉजिटिव इमोशंस के साथ इन सबको हैंडल करते हैं। बेसिकली ये भी बताया गया है कि हमें कोई बहुत लंबा चौड़ा कोई प्लानिंग या मेहनत करने या इवेंट करने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू बी अ पार्टी पर्सन फॉर दिस, पॉजिटिव इमोशंस को एक्सपीरियंस करने के लिए, कि भाई हम तो डांस करेंगे तभी पॉजिटिव इमोशन आता है, या हम पार्टी करेंगे केक काटेंगे तभी आता है। ऐसा नहीं है। आप ऑर्डिनरी लाइफ की भी एक्टिविटीज़ जो आप करते हैं उसमें भी आप पॉजिटिव इमोशंस को ला सकते हैं आसानी से। जैसे स्मॉल एक्टिविटीज़, कैसे किसी एल्डरली को रोड क्रॉस करा दिया, वास में फ्रेश फ्लावर्स लगा दिए, थोड़ा अच्छी सी कोई डिश बना दी वीकेंड पे, बच्चों के साथ खेलने चले गए, या फिर आपने कोई घर में ही इंडोर कोई गेम खेल लिया, इस तरह से। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो ही हमारे मेंटल हेल्थ को अच्छा कर देती है और हमारे अंदर पॉजिटिव इमोशंस को इम्प्रूव कर देती हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने 2-3 न्यू टर्म्स सीखे, और 2-3 टॉपिक्स के ऊपर हमने बात किया। जैसे पहला तो हमने ये समझा कि पॉजिटिव इमोशंस जो हैं हमारे कैसे वेलबींग में हेल्प करते हैं, और ये फिज़िकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल रिसोर्सेज को एनहांस करते हैं और कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, ये हमने सीखा। फिर हमने बफरिंग हाइपोथेसिस के बारे में समझा, और बफरिंग हाइपोथेसिस के अलावा हमने एक और चीज़ समझी। वो क्या थी? यहाँ पे एक और टर्म आया था जो आपको इम्पॉर्टेंट था इसमें, ये यहाँ पे कोपिंग, 2 टाइप्स ऑफ कोपिंग के बारे में, प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग एंड इमोशन फोकस्ड कोपिंग एंड प्रोएक्टिव कोपिंग। ये ऐसे टर्म्स है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो इनको आप थोड़ा अच्छे से एक बार रीड कर लेना। आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ विद रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। बाय बाय।